तो मेटाबॉलिज्म को जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सबको मिलाकर के हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। आइडियली अगर हम देखें तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हम बॉडी से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कोई बीकर लेकर के लैब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कराते हैं तो क्या इस सिस्टम को, इस थिंग को हम लिविंग कह सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम इस कंप्लीट थिंग को तो लिविंग नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर होने वाले रिएक्शन डेफिनेटली एक लिविंग रिएक्शन है। सपोज आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो कि मिट्टी की कोई वेसल है या फिर कोई प्लास्टिक की वेसल है, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने ये पढ़ा था कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस वेसल के अंदर, तो इस वेसल को ही चलो लिविंग कह देते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एक और कंडीशन ऐसी है जो कि लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एनसीईआरटी में मेटाबॉलिज्म के जस्ट नीचे इसीलिए उसको मेंशन किया गया है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा सेल का बना होता है। तो फिर ये पॉइंट ही शुरू नहीं होता कि ये जो रिएक्शन है वो किसी वेसल में, प्लास्टिक की या मिट्टी की वेसल में होगा। डेफिनेटली वो रिएक्शन भी जब होगा तो वो सेलुलर एनवायरनमेंट में होगा। तो जब भी सेलुलर एनवायरनमेंट में आपका रिएक्शन हो रहा है तो वो आपका एक डिफाइनिंग फीचर बन जाएगा, न कि किसी वेसल में होने वाला रिएक्शन। हम वेसल में होने वाले रिएक्शन की वजह से उस वेसल को हम लिविंग कहने लगेंगे। तो डेफिनेटली जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, और साथ ही साथ हमने देख लिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक डिफाइनिंग नेचर है। तो ये दोनों और प्रेजेंट होंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग के केस में हमेशा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, इफ इन केस यू आर नॉट हैविंग अ सुटेबल ऑप्शन तो उस केस में आप इंट्रिंसिक ग्रोथ को उसका एक डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो। दूसरा हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरे नंबर पर हमने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्शियसनेस, और हम देखेंगे कि क्या कॉन्शियसनेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है या नहीं। देखेंगे कॉन्शियसनेस को। तो कॉन्शियसनेस होती क्या है? इट्स आवर एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। जैसे मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल दिया था कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर बैठे हो और इमीडिएटली आपने उसके इंजन का बहुत इंटेंस साउंड सुना, उसके हॉर्न का, तो आप तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगते हो। इसका मतलब कि आपने, आपके कानों ने आपके एनवायरनमेंट में जो साउंड के फॉर्म में जो स्टिमुलस प्रोड्यूस हुआ उसको रिसीव किया और तुरंत रिस्पॉन्ड किया। तो इसी चीज को कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ऑब्वियस सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि आप तुरंत देख सकते हो। जैसे कोई भी जैसे अपने सराउंडिंग में आप किसी भी चीज़ को देखते हो, जैसे सपोज करो कोई डॉग है तो आप थोड़ा सा अगर साउंड करते हो तो वो तुरंत उस डायरेक्शन में देखने लगता है, या आप अपने फ्रेंड को अब उसकी पीठ पर हल्का सा टैप करते हो तो वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है। तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी चीज़ के फॉर्म में उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्या कोमा में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो भी कॉन्शियस है? तो उसको क्या, वो तो कॉन्शियस नहीं होता, तो क्या हम उसको आई मीन लिविंग में कंसीडर नहीं कर सकते? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा जो कोमा में पड़ा हुआ जो पेशेंट होता है वो भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है। कभी कभी वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है, और कई बार अगर उसको कोई सुई भी प्रिक की जाए तो उसका लोकल रिस्पॉन्स जरूर प्रोड्यूस होता है। ऑल्दो ब्रेन डेड होने की वजह से उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसका लोकल रिस्पॉन्स सेल्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा लोकल रिस्पॉन्स जरूर प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में किसी प्लांट को रख दो और केवल एक डायरेक्शन से लाइट आने के लिए दो, तो वो प्लांट भी उस डायरेक्शन की ओर मूव करने लगता है।
उसकी ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में होने लगती है। तो इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो डेफिनेटली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरेक्शन और इमर्जेंस का क्या रोल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो जो भी लिविंग फिनोमेना हमारी बॉडी में होते हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से ही होते हैं, उन्हीं का रिजल्ट होते हैं। और इन इंटरेक्शंस की वजह से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं जिनकी वजह से पर्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर एक खास तरीके की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इमर्जेंस एक्चुअली है क्या? जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल करके किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं और जो चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है तो इस फिनोमेना को हम इमर्जेंस कहते हैं। इमर्ज करने का मतलब ही होता है निकलना। तो यहां पर इस फिनोमेना को हम इमर्जेंस और इस जो प्रॉपर्टी नई निकल के आती है उसको हम लोग इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरीके से जो इंटरेक्शन होता है, जैसे कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि हार्ट की सेल्स हैं। अब उन हार्ट की सेल्स के अंदर ब्लड को पंप करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन जब वो सभी आपस में मिलती हैं तो उनके अंदर ब्लड को पंप करने की एबिलिटी आ जाती है। इसी तरीके से आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था वो दिया हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो मिलकर के किसी एक ऐसे ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे सपोज कि हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लें या क्लोरोप्लास्ट भी ले सकते हैं या किसी भी तरीके कोई भी जो इवन हम राइबोसोम को भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, उस हम फिनोमेना को इमर्जेंस कहते हैं। तो इमर्जेंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसके हर एक स्टेप पर होती है। ये इमर्जेंस का फिनोमेना जो होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हर एक स्टेप पर दिखता है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी सेल जो होती है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और कंपाउंड से मिलकर के सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि इस हायरार्की में सबसे ईजियर इनका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सबसे कम होती है इस स्टेज में, जहां पर कि जो हमारी बॉडी होती है वो केमिकल फॉर्म में है। केवल आप कह सकते हो कि केमिकल लेवल पर जब हम उसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है। उसके बाद फिर ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स और कंपाउंड्स मिलकर के सेल का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले केवल मॉलिक्यूल्स, एटम्स ये है, फिर सेल है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यहां पर हर एक लेवल पर एक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके इंडिविजुअल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। जैसे हमने यहां पर देखा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर के ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। इसी तरीके से टिश्यू की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के हर एक लेवल पर हमें ये इंटरेक्शन और इमर्जेंस देखने को मिलता है। जैसे कि डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो इंटरेक्ट करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो इंटरेक्ट करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टमक का, स्टमक इज अ ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट टिश्यूज, जैसे उसमें आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, न्यूरल टिश्यू हो गया, ये मिलकर के एक ऑर्गन स्टमक का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टमक के अंदर जो एबिलिटी है वो इंडिविजुअल, जैसे मस्कुलर टिश्यू या फिर उसके एपिथेलियल टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, उनमें इंडिविजुअल टिश्यूज में वो कैरेक्टरिस्टिक या वो प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि जो स्टमक होता है वो फूड को स्टोर करके रखता है, फूड का डाइजेशन कराता है, चर्निंग कराता है। तो ये सारी एबिलिटी जो होती है वो तभी आती है एक ऑर्गन के अंदर, जैसे स्टमक के अंदर, जब सभी टिश्यूज जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी तरीके से फिर ऑर्गन सिस्टम पर हम आ जाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, जैसे
इसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से लिविंग फिनोमेना जो होते हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से पॉसिबल होते हैं, और इमर्जेंस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के हर एक स्टेप पर होता है, और इमर्जेंस की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके मिलने से एक नई प्रॉपर्टी इमर्ज होती है। अब हम आगे देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और जिसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और उनकी स्टडी के लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी होने की वजह से साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो किस तरीके से उनको स्टडी करें, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो वो हम देखेंगे कि उन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, और कैसे जो सॉल्यूशन निकाला गया वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो इसको हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करते हैं।